नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 11 मार्च 2022 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं लाइक एवरीडे। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल हैं। Please do subscribe to both my channels, Curiously Education and Curiously Forever. वीडियो पसंद आए तो डियर फ्रेंड्स लाइक के साथ साथ इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस सीरीज को लेकर अपना जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फर्म मैंडेट्स। सबसे पहले तो हम इलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। एज यू नो कि हमारे देश के 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए थे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था उत्तर प्रदेश। बाकी के राज्य भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश क्यों? क्योंकि जो नेशनल इलेक्शन होंगे अब लगभग 1 साल बचा है। एक डेढ़ साल जितना वक्त जो है वो बचा है। और अभी जो इलेक्शंस होते हैं ना, मीन्स फाइनल स्टेज में जो इलेक्शंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा, जनरल इलेक्शन जो होगा नेशनल लेवल का, तो उसमें कौन सी पार्टी जो है वो जीतेगी, किस पार्टी को कितनी मेहनत करनी है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो 5 अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस हुए तो इसमें पता है कौन विनर रहा? 2 पार्टीज जो है वो विनर रही। 4 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और पंजाब जो है वो अब आपके हाथ में आ चुका है। आप यानी कि आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस जो है उसकी यहाँ पर हार हुई है। बीजेपी के लिए चैलेंज क्या था? बीजेपी के लिए चैलेंज ये था कि वो स्केल को मेंटेन करे, खास करके उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब ये है कि उनको जो लास्ट टाइम जो वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट्स मिले। दैट मीन्स कि अभी 5 सालों में जो काम किया है वो अच्छा किया है और लोगों ने फिर से आपको चुना है। दैट इज नॉट इनफ। आपको फिर से ज्यादा वोट देकर चुना है, ज्यादा सीट्स आपने हासिल की है। तो ये दिखाता है कि आपका जो भी काम रहा, आपका जो गवर्नेंस है, आपकी जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है, वो सारी चीजें जो हैं वो सही जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैंने आंकड़े देखे, तो बीजेपी को जितनी सीट्स लास्ट टाइम मिली थी उतनी नहीं मिली, उससे थोड़ी कम मिली है। बट एनीवे जीत जो है वो योगी सरकार की हुई है। आपकी बात करें तो आपको क्या करना था? आपको स्केल अप करना था, राइट? स्क्रैच से उनको अप जाना था। तो इसमें भी आप पार्टी जो है वो रीजनेबली यू कैन से कि उनका सक्सेस रहा। ऑफ कोर्स अब देखिए, आप जो है वो एक और जगह पर आ चुकी हैं, राइट? दिल्ली में तो है ही, दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आप सरकार। तो यू कैन सी कि जैसे बीजेपी का सूर्योदय हुआ था आफ्टर इमरजेंसी, तो वैसे ही आप पार्टी जो है वो अब धीरे धीरे करके जो है वो अलग अलग राज्यों में और ज़्यादा एंगेज हो रही है और यहाँ पर एक विक्ट्री भी हुई। तो यू कैन सी के थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ऐसा लगता है। यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, राइट? आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी के एंगल से देखने की कोशिश करें। The mandate confirms Adityanath as being perceived as an able governor, perhaps first among the equals of the BJP chief ministers. जितने भी अलग अलग राज्यों में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं उसमें से सबसे बेस्ट जो हैं या फिर सबसे फेमस की अगर लिस्ट बनाए, व्हेन आई से बेस्ट आई मीन टू से फेमस, राइट? तो उसमें आदित्यनाथ जो है वो फर्स्ट बेंच पर है, नो डाउट अबाउट इट। काफ़ी पॉपुलर हैं और ये उनकी जीत फिर से हुई है। तो ये यही दिखाता है कि उनका गवर्नेंस, ये उनकी गवर्नमेंट और उनका जो गवर्नेंस का तरीका है, प्रशासन का तरीका है, दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल। वहाँ के लोग जो हैं वो उनसे खुश हैं। His governance agenda is tailor-made for his state remains on course. उन्होंने जिस प्रकार से चीज़ों को हैंडल किया उत्तर प्रदेश में, तो वो टेलर मेड है। मीन्स दूसरी जगहों पर हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये एक्सपोर्टेबल है? एक्सपोर्टेबल इन द सेंस कि कैसे आप पार्टी जो है उन्होंने दिल्ली में जो काम किया तो अब वो पंजाब जीत गए। देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का जो गवर्नेंस है, क्या ये दूसरे बीजेपी राज्यों में या फिर दूसरे राज्यों में
इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ गवर्नेंस करते हैं, क्या इसको दूसरे राज्यों में भी इम्प्लीमेंट या फिर एक्सपोर्ट किया जा सकता है? वी हैव टू वेट एंड वॉच। एक और है ऑपोजिशन स्पेस। ये डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वन की टेक अवे, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम घर ले जा सकते हैं कि ये जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, तो इसमें सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे बड़ी चीज जो हमें सोचनी चाहिए, राइट, और हमारी डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चिंता का विषय है कि हमारे देश में कोई बड़ी नेशनल ऑपोजिशन पार्टी अब बची नहीं है, राइट। हम जब भी बीजेपी की बात करते हैं कि बीजेपी का सबसे टफेस्ट राइवल कौन है, तो हम कांग्रेस कहते हैं। लेकिन अगर अब हम कांग्रेस को देखें तो धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो पार्टी, एज यू कैन सी फ्रॉम द रिजल्ट, के पंजाब जो है वहाँ पर कांग्रेस की सत्ता थी, अब कांग्रेस के हाथ से वो सत्ता जो है वो चली गई है। और जैसे हमने आपके बारे में बात की कि रीजनल पार्टीज जो हैं वो अब धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही हैं। अगर हम तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी की रीजनल पार्टीज जो हैं वो स्ट्रांग होती जा रही है। स्ट्रांग इन द सेंस एक्सपांड करती जा रही है, वो दूसरे राज्यों में भी इंटरेस्टेड हैं, दूसरे राज्यों में भी अपनी विचारधारा जो है वो स्पेंड वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं। आप इज द लेटेस्ट इन दिस लाइफ, लॉन्ग लाइफ, जैसे मैंने अभी आपके बारे में चीज़ें बता दी, तो नॉट गोइंग टू मच इनटू दैट लाइन। अब ओपोजिशन जो है वो ज़रूरी क्यों है? देखिए, ओपोजिशन पार्टीज जो होती है या फिर ओपोजिशन का जो फ्रंट है, चाहे एक पार्टी हो या फिर मल्टीपल पार्टीज हो, तो ओपोजिशन जो है वो एक प्रकार से सरकार का शैडो है, राइट, सरकार की परछाई। तो अगर सरकार कुछ भी गलत करती है तो ओपोजिशन का जो मेन काम है वो क्या है कि ओपोजिशन जो है वो इट्स लाइक ए सीसीटीवी। ओपोजिशन इज लाइक ए मॉनिटर, वो हमेशा आपको देख रहा है और आप कहीं पर गलती करेंगे तुरंत ही पॉइंट आउट करेगा कि आपने यहां पर गलती की। तो जब इस प्रकार की एक स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है तो आपकी मेहनत डबल हो जाती है, आप गलती नहीं कर सकते, राइट। और अगर गलती करते हैं तो आपको उस गलती को मानना भी पड़ेगा कि हाँ, हमसे ये गलती हो गई है, ये हमारी भूल है, हम इसको मानते हैं और हम इसको सुधारेंगे। लेकिन जब कोई ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो जो पार्टी सत्ता में होती है वो थोड़ी तानाशाही भी बन सकती है। तो डेमोक्रेसी के हित की बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी हो। एक कट थ्रोट कंपटीशन होगी तो फाइनली फायदा किसका होगा? हमारा होगा, सिटीजन्स का होगा। इट्स लाइक दो कंपनीज जब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती हैं तो फाइनली फायदा किसका होता है? कस्टमर को होता है। वैसे ही जब दो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, एक रूलिंग है एक ऑपोजिशन में है, तो सिटीजन्स का ही फायदा होता है। तो जियोपॉलिटिक्स की बातें हों, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जुड़े हुए मुद्दे हों, या फिर नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए मुद्दे, क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए मुद्दे, जब आपके पास ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग शैडो गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ों पर प्रश्न उठते नहीं हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी, इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सरकार को अपने टॉप पर रख सकती है, अपने पैरों पर खड़ा रख सकती है ऑपोजिशन। The Congress usefulness by dint of its shadow but wide pan-India presence as opposed to the deepening but narrow presence of regional parties is diminishing fast. जो एक कांग्रेस की रीच थी अलग अलग क्षेत्रों में, अब ये धीरे धीरे ये एरिया जो है वो उनसे छूट रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और दूसरी रीजनल पार्टीज जो हैं वो अपने पैर जो हैं वो और ज़्यादा डीपली जमाने लगी हैं और दूसरी अलग अलग जगहों पर स्प्रेड भी होने लगी है। अब देखते हैं कि क्या कोई एक पार्टी ऐसी होगी जो, जैसे कांग्रेस के समय काल में बीजेपी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, अब देखते हैं ऐसा कुछ होता है या नहीं। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज पॉलिटिकल आर्टिकल्स आर कंसर्न्ड। अब हम बात करते हैं बॉर्डर ट्रैवल्स के बारे में। एज यू नो कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर जो है, यहाँ पर शांति एक लंबे समय से एक लंबे समय तक यहाँ पर टिक नहीं पाती। अगर हम इतिहास को देखें तो 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब बेग योर पार्डन, भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ऑफ कोर्स भारत की हार हुई थी।
और उसके बाद 1967 में चाइनीज आर्मी ने फिर से नथुला में हमारी आर्मी पर, हमारी पोस्ट पर अटैक किया, लेकिन इस बार उनको वापस धकेल दिया इंडियन आर्मी ने। वी वर मच प्रिपेयर्ड। 87 में भी एस्केलेशन हुआ था, 2013 में भी एस्केलेशन हुआ, लेकिन ये सारे एस्केलेशंस जो हैं वो कुछ समय के बाद डी एस्केलेट हो गए। टेंशंस जो हैं उनको कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, peace has always been a short-lived on the Indo-Chinese border. इंडिया चाइना बॉर्डर पर आपको पीस जो है वो मीन्स कुछ हो गया, इश्यू हुआ, फिर थोड़े नेगोशिएशंस, उसके बाद थोड़े समय के लिए शांति, और फिर से कुछ ना कुछ इश्यू। तो 2013 के बाद 4 साल के बाद डोकलाम का इश्यू हुआ, राइट। और डोकलाम का इश्यू जो है वो काफ़ी सीरियस इश्यू था। अगर उस टाइम पर आप चीज़ों को फॉलो करते थे तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये युद्ध जैसी सिचुएशन ही थी। जैसे ये यूक्रेन और रशिया के बीच में हुआ, जो अभी जो चल रहा है, उससे पहले कैसे रशिया अपनी आर्मी और सारी चीज़ों को यूक्रेन की बॉर्डर पर इकट्ठा कर रहा था, वैसे ही सिचुएशन जो है वो यहाँ पर भी हो गई थी। डोकलाम के टाइम पर इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा लग रहा था कि मीन्स बातें भी होने लगी थी कि क्या दोनों देशों के बीच में क्या युद्ध होगा बिकॉज ऑफ डोकलाम। अब डोकलाम जो है इसको हम देख लेते हैं। मीन्स 2017 का पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो एज यू कैन सी हियर, जस्ट अ सेकंड, लेट मी, हियर वी गो, एक सेकंड, राइट। So what we got here is, I'm trying to get a laser point for you guys. Here we go, I got it. तो ये रहा हमारा देश भारत, ये है चाइना, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है भूटान, एज यू कैन सी है। तो ये भूटान है, ये चाइना है, और इंडिया है। अब ये रहा डोकलाम, राइट। ये डोकलाम वाला इश्यू जो है वो यहाँ हुआ था। अब भूटान के साथ हमारी एक अलग से फ्रेंडशिप ट्रीटी है, और अगर आप इस रीजन को देखें तो आप देखिए, एक तरफ हमारा सिक्किम है। भारत की बात करें तो डोकलाम रीजन जो है वो एक तरफ सिक्किम से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ भूटान की हा वैली है। कौन सी? HA, हा। और चाइना का ये वाला चाइना का पोर्शन है, तो ये चुम्बी वैली है। तो यहाँ पर है ये डोकलाम। अब डोकलाम एक्चुअली में किसका है? तो भूटान का है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना यहाँ तक, ये रीजन जो है, यहाँ तक चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा यहाँ पर डीप करना चाहता है। चाइनीज़ आर्मी इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने बड़े बड़े रोड्स बनाने की शुरुआत की, फिर यहाँ पर आर्टिलरी गन्स को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश, लाइट टैंक्स, हैवी व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब डिप्लॉय करने की कोशिश की तो भारत इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित हो गया, भूटान भी काफ़ी चिंतित हो गया। और इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन जो हैं, यहाँ पर गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि भूटान जो है वो इंडिया का एक एलाय है, फ्रेंड है, और भूटान की रक्षा करने की सौगंध खाई है हमने। तो फिर चाइना भूटान की ये ज़मीन जो है उसको हड़पने की बात कर रहा था, तो भारत भी इसमें कूद गया, और भारत ने कहा कि भूटान से पहले आपको हमसे लड़ना पड़ेगा। और भारत इसमें इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड था, भूटान तो है ही इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट, लेकिन भूटान के साथ साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अगर ये जो डोकलाम वाला रीजन है यहाँ पर अगर चाइना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेता है तो भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसका दूसरा नाम है चिकन्स नेक। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगेन लेट मी गेट द लेजर पॉइंट फॉर यू गाइस, हियर वी गो। तो ये रहा नेपाल, ये चाइना, ये भूटान, ये वाला डोकलाम वाला रीजन है, एज यू कैन सी, यह जहाँ पर ये पॉइंट है वहाँ पर। अब उसके थोड़े नीचे देखिए, राइट, दिस इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वाला। अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या फिर इसको चिकन्स नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर लेट्स से यहाँ पर चाइना बहुत स्ट्रोंग हो जाता है और भविष्य में चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध अगर होता है, भगवान ना अगर ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो यहाँ से चाइना जो है डायरेक्टली यहाँ पर अटैक कर सकता है। और ये वाला पोर्शन अगर चाइना के कंट्रोल में आ गया तो ये वाला हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना इजीली यहाँ से कवर कर लेगा, यहाँ पर घुसकर क्योंकि यहाँ से हम कोई मदद ही नहीं सेंड कर पाएंगे। ये बहुत ही एक पतला रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, तो अगर यहाँ पर चाइना बैठ जाता है तो ये उनके हाथ में, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी गर्दन जो है वो चाइना के हाथ में आ जाएगी। तो ये ना हो,
इसलिए भारत ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग विरोध किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज अगेन भूटान एंड दिस इज सिलीगुड़ी रीजन। देखिए कितना पतला रास्ता है ये, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चिकन्स नेक। तो 2017 वाला इश्यू जो है वो फाइनली सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 3 साल के बाद गलवान वैली में चाइना के ट्रूप्स जो हैं वो घुस गए और भारत और चाइना के ट्रूप्स के बीच में मुठभेड़ हुई। भारत के 20 जितने जवान जो हैं वो इसमें बैटल कैजुअलिटी हो गए, शहीद हो गए। और चाइना ने ये कहा कि हमारे तो सिर्फ 5 सोल्जर ही शहीद हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, रशिया जो है, रशिया की भी न्यूज़ चैनल ने कहा कि चाइना के कुछ 40 जितने सोल्जर्स जो हैं, 45 जितना आंकड़ा आता है। इंडियन न्यूज़ चैनल ने 100 से भी ज़्यादा आंकड़ा। लेकिन एक बात तो है कि चाइना का जो चाइना की पीएलए हैं, उनके बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं, हमसे भी ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वो उनके इस फाइट में, गलवान वैली क्लैश में शहीद हो गए। और अपनी जीत दिखाने के लिए या फिर क्यों अपनी एक उनके मुंह की खानी पड़ी जो कहता है ना, तो ऐसा कवर अप करने के लिए चाइना ने क्या किया, जो विंटर ओलंपिक्स थे उसमें एक चाइनीज सोल्जर जो गलवान में इन्वॉल्व था, उस व्यक्ति को यहाँ पर टॉर्च बेरर के तौर पर अपॉइंट कर लिया, और दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए गलवान के सोल्जर्स जो हैं वो जिंदा हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है, दे आर फिट एंड फाइन एक्सेट्रा। और कहीं ना कहीं वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो भारत ने फाइनली इस विंटर ओलंपिक का ऑफिशियल बॉयकॉट किया। हमारे एक ही प्लेयर ने इसमें पार्ट लिया था, लेकिन और बताइए कि वो प्लेयर जो है उसका नाम क्या, कौन से स्पोर्ट में लिया था, तो स्कीइंग में लिया था, राइट, स्कीइंग। लेकिन हमारे जो प्लेयर हैं, जो एकमात्र प्लेयर जिसने विंटर ओलंपिक में पार्ट लिया था, उसका नाम क्या है, स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो ये जो विंटर ओलंपिक को हमने ऑफिशियली बॉयकॉट किया, हमारे जो डिप्लोमेट्स और ये सारे लोग हैं वो वहां पर नहीं गए। अब क्या चल रहा है, अब देखिए रशिया ने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन को, और अभी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती जो है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी गहरी है। ब्रोमांस आपको नज़र आ रहा है, राइट, ब्रदर लाइक रोमांस, तो ब्रोमांस उसको कहते हैं। ये एक नया शब्द पिछले कुछ सालों से यूज़ हो रहा है। तो ब्रोमांस यानी कि दोनों भाई भाई जैसे नज़र आ रहे हैं, और चाइना ने ओपनली सपोर्ट भी किया था। और चाइना जो है वो स्टेटमेंट अगर चाइना के पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड के चाइना जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है। अब प्रेडिक्शंस ये भी किए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से ऐसा लगता था कि यूक्रेन पर कभी भी रशिया अटैक कर देगा, और कर दिया है, तो वैसा ही अब कहा जाता है कि ताइवान पर भी कभी भी चाइना जो है वो अटैक कर सकता है। 24 फरवरी की बात करें तो 9 चाइनीज एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने ताइवान की जो एयर डिफेंसिव जोन है इसमें खुलेआम इसका उल्लंघन किया, इसमें वो एंटर हो गए। तो चाइना जो है वो मसल फ्लेक्सिंग तो कर ही रहा है, और एक बार अगर ताइवान को कंट्रोल कर लिया या फिर कैप्चर कर लिया, उसके बाद चाइना क्या करेगा, उसके बाद चाइना जो है वो हमारी बॉर्डर तक आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो अकेला बढ़ेगा, एक तरफ वो पाकिस्तान को भी सारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पैसे देता है, हथियार देता है, ये सारी चीज़ें करता है। और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर वाला इश्यू हमेशा एक्टिव रखता है, और चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है हमारा, इसमें ये नक्सल्स भी आ गए, नक्सल्स को भी सपोर्ट करना, और नॉर्थ ईस्ट की जो बॉर्डर है उसको एक्टिव रखना, LAC को एक्टिव रखना, और यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो LOC को एक्टिव रखने की कोशिश करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी हो जाएगा कि हमें अगर मदद की ज़रूरत रहेगी तो रशिया जो है वो शायद हमारा सपोर्ट ना करे। और जिस प्रकार से रशिया ने ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देशों में कुछ ऐसी सरकारें बनाई जो उनको पपेट, अपनी कठपुतली टाइप, राइट, कि जो रशिया का है वही वो सरकारी या फिर देश करते हैं, फॉर एग्जांपल बेलारूस। तो ऐसा ही कुछ जो है वो चाइना भी करना चाहता है। चाइना ऑफ कोर्स इंडिया में तो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान की बात करें आप, राइट, ताइवान में ऐसा वो करना चाहता है, बांग्लादेश में भी चाहेगा, राइट, जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है चाइना ऐसी चीज़ करना चाहेगा कि सिर्फ पैसिफिक ओशन में नहीं लेकिन इंडियन ओशन के देशों में भी और साउथ एशिया में भी चाइना जो है वो एक्सपांशन करना चाहता है। और सभी देशों के साथ, लगभग सभी देशों के साथ, जो जिन देशों के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है, तो सभी के साथ कुछ ना कुछ उनके ज़मीन को लेकर इश्यूज रहते हैं, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटजी यही रहती है कि ये मान लीजिए हमारा देश है, तो चाइना जो है वो अपने देश में कभी इश्यू, चाइना हमारे यहाँ पर घुसकर कहेगा कि ये हमारी ज़मीन है,
तो प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट करेगा? दूसरों की ज़मीन पर प्रॉब्लम क्रिएट करना जो है वो चाइना की एक पुरानी आदत है। और अगर चाइना और रशिया जो है वो और ज़्यादा अच्छे मित्र हो गए तो फिर भारत के लिए थोड़े वेपन्स खरीदना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत फिर रशिया के ऊपर उतना ज़्यादा रिलाई नहीं करेगा। और वैसे भी रशिया पर काफ़ी सारे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने S-400 मिसाइल्स जो हैं वो तो ली ही हैं। 5,000 करोड़ की AK-203 की डील भी है, और ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में दोनों देश के बीच में एक 10 साल की ट्रीटी भी डिफेंस को लेकर होने वाली है। लेकिन फिर भी रशिया पर रिलायबिलिटी जो हमारी मीन्स रशिया इज़ वेरी टाइम टेस्टेड फ्रेंड, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी बार बार मदद की है इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन अगर चाइना के साथ वो ज़्यादा हैंग आउट करता है तो भारत जो है वो फिर सोच समझ कर आगे बढ़ेगा। और रही बात अमेरिका की, तो हम अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकते, राइट? अमेरिका हमें हथियार दे, अमेरिका हमारे साथ ज़्यादा बिजनेस करे, इंडो पैसिफिक में मिलकर काम करे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हमारे देश पर अटैक हुआ तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अमेरिका आकर हमारी मदद करेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और भारत ऐसा देश भी नहीं है कि किसी दूसरे देश के पास जाकर मदद की भीख मांगे। ऐसी मीन्स खास करके युद्ध के समय में हम भी एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, और जैसे मैंने कहा, भगवान ना करे कि कभी युद्ध हो किसी भी देश में, किसी भी देशों के बीच में युद्ध हो, राइट? ऐसा कभी भी ना हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मीन्स ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। फिर एंड ऑफ द डे बातचीत से ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो बातचीत से ही प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, हथियार मत उठाइए। तो अमेरिका जो है वो कभी भी मदद नहीं करेगा, ये हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फियास्को हो चुका है। अफगानिस्तान में हथियार छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका ऐसा कहता है कि हम कभी भी भागते नहीं है, लेकिन अमेरिका को भी भागना पड़ा। ये चीज़ हमें अफगानिस्तान में देखने को मिली। तो चिंता का विषय अगर कोई है, बड़ा चिंता का विषय, तो यही होगा दुनिया के लिए कि अगर चाइना और रशिया जो हैं ये एक नेक्सस के तौर पर या फिर एक नया न्यू पावर ब्लॉक बन गए, अगर ये दोनों देश जो हैं वो मिलकर पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी डेंजरस फॉर श्योर। मूविंग ऑन, द अप्स एंड डाउन्स फॉर विमेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, 2-3 बुरे एग्जांपल्स हैं, और कौन से एरियाज में और ज़्यादा काम किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण की बात करें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो कुछ एग्जांपल्स अच्छे हैं। 2021 में नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए महिलाओं के लिए खुल गए, राइट? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ये दरवाजे खोले, और सैनिक स्कूल्स में भी महिलाओं को वेलकम किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और कोर मिलिट्री पुलिस जो है CMP, इसमें भी 83 महिला जवान को इंडक्ट किया गया 2021 में। ये भी एक अच्छी साइन है। इसी के साथ 2016 में जो हमारे फाइटर पायलट होते हैं, तो महिला फाइटर पायलट का जो प्रोग्राम है उसको टेम्पररी बेसिस पर एक प्रकार के एक्सपेरिमेंटल स्कीम के लिए इसको स्टार्ट किया गया। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब ये अनाउंस किया है कि ये जो प्रोग्राम है ये अब परमानेंट बन चुका है। सो अगेन इट्स अ बिग अचीवमेंट। अभी तक ऐसा माना जाता था कि सिर्फ पुरुष ही प्लेन उड़ा सकते हैं, फाइटर जेट उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है। इट्स ऑल, ये हमारा जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वही है, क्योंकि द रियलिटी इज दैट ह्यूमैनिटी की बात करें तो जनरली स्पीकिंग 50% फीमेल हैं और 50% जो हैं वो मेल है। व्हेन आई से जनरली स्पीकिंग, आई मीन टू से कि कुछ परसेंट, लेट्स से 48% फीमेल हैं, 48% मेल हैं, और बाकी के जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं, या फिर जो भी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं उनमें आते हैं, राइट? वी रिस्पेक्ट एवरीवन। तो इंडियाज फर्स्ट वुमेन रफाल फाइटर जेट पायलट रिप्रेजेंटेड द IAF ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पर भी आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो पहली हमारी रफाल फाइटर जेट की पायलट जो है उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट किया। तो ये थे डिफेंस के कुछ एग्जांपल। अगर हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें तो गीता गोपीनाथ जो हैं वो पहले डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं IMF के। फिर एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, राइट? शनेल इसको कहते हैं। तो शनेल जो है इसके CEO हैं लीना नायर,
और फाल्गुनी नायर, राइट, जो नायका है, नायका कंपनी, बहुत एडवर्टीजमेंट आती हैं, राइट, यूट्यूब में जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो पहले एक छोटी सी नायका की एड आती है, हम श्योर आपने देखा होगा। तो नायका जो है ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है और काफ़ी फेमस हो गई ये कंपनी। एंड लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट फाल्गुनी नायर। खुद स्टार्टअप किया और इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन बिलियनर जो है वो है फाल्गुनी नायर। फिर अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मधहबी पुरी बुच कौन है, फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ सेबी। फिर असेंबली इलेक्शंस जो हुए 5 राज्यों में, तो इसमें उत्तराखंड और गोवा में पुरुषों से भी ज़्यादा वोट जो है वो महिलाओं ने किए हैं। और 3 फेजेस जो थे उत्तर प्रदेश के, उसमें भी महिलाओं ने ज़्यादा वोट किए। पंजाब में जितने मेल ने वोट किया है उतने ही वोट्स जो हैं वो महिलाओं के रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म में एक ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले क्या था कि सिर्फ हीरो सेंट्रिक फिल्म्स आती थी हमारे देश में, राइट, जो हीरो था, जो मेल कैरेक्टर था, वही उसी को ही बेस्ट या फिर वही सबसे आगे रहता था, प्रोटैगनिस्ट जिसको कहते हैं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स और आजकल बॉलीवुड में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रोल्स, ऐसे फिल्म्स आने लगे हैं जो जिसमें महिला जो हैं, एक फीमेल जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वही पूरी फिल्म को खींचती इन द सेंस कि उन्हीं के कंधों पर उस फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शी इज़ द मेन लीड कैरेक्टर। और OTT प्लेटफॉर्म्स ने बहुत सारी ऐसी हमारी लीड एक्ट्रेस, लेट्स से रवीना टंडन, तो नॉर्मली एक एज के बाद जो है वो हीरोइन जो है शी इज लाइक उनको रिटायर होना पड़ता है, लाइक प्रीति जिंटा एंड देन वी हैव रवीना टंडन एंड देयर आर अदर हीरोइंस एज वेल। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स जब आए और अब कंटेंट जो है वो कुछ अलग ही प्रकार का, एक अलग लेवल का, बहुत ही अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिलता है कंपेयर टू पहले जो था उसके कंपैरिजन में। तो अब और ज़्यादा रियलिस्टिक, ऐसा नहीं है कि जो ज़ीरो साइज्ड और ग्लोसी हेड और लॉन्ग लेग्ड बारबीज की तरह नहीं, लेकिन अब जो मीन्स डे टू डे लाइफ में जो हम महिलाएं देखते हैं, राइट, जो हम नेचुरली जैसे होते हैं, राइट, उस प्रकार के लोग जो हैं वो अब हमें OTT पर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही हैंडसम है तो ही वो हीरो हैं, एक्टिंग करनी आती है, प्रोजेक्शन है अगर उस व्यक्ति में, तो फिर उसको हीरो का रोल आजकल मिलने लगा है। कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स की बात करें तो चित्रा रामकृष्णा जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है। शी इज़ इन कस्टडी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पहले महिला हेड, और ये इश्यू जो चल रहा है अभी, कंट्रोवर्सी चल रही, तो CBI की कस्टडी में है। चंदा कोचर जो ICICI के हेड थे, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव उषा अनंता सुब्रमण्यम जो हैं, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एग्जाम्पल्स। फिर एक लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश में लाया गया। तो लव जिहाद क्या करता है कि मीन्स कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है ये कानून के एक एडल्ट लड़की जो है वो अपना डिसीजन नहीं ले सकती, कि उसको कुछ पता नहीं है, उसने दुनिया देखी नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता जो है वो हमें ऐसे कानून में देखने को मिलती है। फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, तो ये रिप्रोडक्टिव राइट को इनक्रोच करने वाला एक प्रकार का कानून है। और ओवरऑल अगर हम प्रोग्रेस देखें महिलाओं का, तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रोग्रेस है। जैसे कि हमने देखा कि जो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें अब काफ़ी धीरे धीरे इक्वालिटी या फिर उसमें महिलाओं की स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आ रही है। पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वोटिंग महिलाओं ने काफ़ी किया, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई अभी कोई, लेट्स से ममता बनर्जी हैं, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, राइट, लेकिन दूसरी जगहों पर आपको ऐसी कोई विनेबल विमेन कैंडिडेट नहीं मिलती है किसी भी पार्टी में। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ मिसिंग। मीन्स हमें और ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो लीडर के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में चाहिए, और हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा राज्यसभा में भी होनी चाहिए। लोकसभा में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ 14.4%। ये क्यूबा, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको जैसे देशों से भी बहुत पीछे हैं। और सिविल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर भी महिलाओं का जो एक आंकड़ा है वो काफ़ी छोटा आंकड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी हैव सीन रैंकर्स, राइट, फर्स्ट रैंक और ऐसे रैंकर्स। और सिर्फ रैंक इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि रैंक आ गया, रैंक इज़ ऑल अबाउट कि आपको ऐसे में कितने मार्क आए,
और जनरल स्टडीज़ में, और आपके सब्जेक्ट में कितने मार्क है, सब्जेक्ट और आपका इंटरव्यू, और ऐसे ये कुछ ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जो ज़्यादा नंबर्स आपके पक्ष में देती हैं और आंकड़ा जो है वो अच्छा आ जाता है, मीन्स फाइनल रिजल्ट। लेकिन सिर्फ रैंक, ऐसा नहीं है कि रैंक 1 जिनका आया है वो काफ़ी फेमस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रैंक 1 आपका आया है तो आप थ्रू आउट योर लाइफ यू विल बी बेस्ट। वो एग्जामिनेशन में रैंक 1 आ गया, लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकल चीज़ों में कई बार ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि जो जो भी कैंडिडेट क्लियर करते हैं, ऑफ कोर्स उनके अंदर वो कैलिबर तो है ही एक तरह से अगर देखे तो, राइट। तो बट एनीवे, उन एक गलत ट्रैक में अब नहीं जाना है इसमें आगे। आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, आईपीएस की बात करें, आईएफएस की बात करें, तो महिलाओं का आंकड़ा जो है वो बहुत ही कम है। जर्नलिज्म में भी यही है, जर्नलिज्म मीडिया में तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक आंकड़ा, एक चीज़ ऐसी है जिसमें वी आर डूइंग वेरी गुड। पायलट्स की बात करें, कॉमर्शियल एयरलाइंस की, तो हाईएस्ट है। इनफैक्ट ग्लोबल एवरेज से भी हमारा यहाँ पर 10% ज़्यादा आंकड़ा है ग्लोबल एवरेज से भी। तो यहाँ पर हमारे देश में मीन्स विमेन पायलट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स, पब्लिक अफेयर्स, आर्ट्स, इनमें भी बहुत सारे विमेन अचीवर्स हैं। बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू समिट माउंट एवरेस्ट। वो एक ऑल फीमेल ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन पर जाने वाली है। एंड लेट मी टेल यू कि बचेंद्री पाल मैडम जो हैं उनकी एज है 68 ईयर्स, और उनकी जो टीम मेंबर्स होंगे उनकी लगभग एज जो है वो 50 प्लस होगी। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स नेवर से डाई स्पिरिट, राइट, ऑफ द इंडियन वुमेन। बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है, एंड दे डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, और ये किसके लिए, मोस्टली ऐसे के लिए, आई एम श्योर आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन आज ये जो डिस्कशन की है हमने महिला का जो टॉपिक है, तो ये ऐसे में आपको इजीली पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको। 2 दिन पहले जो लेक्चर था, लास्ट आया था, आई थिंक इट वाज ऑन 7th, इजंट इट? नहीं, 8th को जो लेक्चर आया था, तो उसका आंसर है नेटो। और आज का आपका प्रश्न है ये वाला कि चाइना ने किस देश पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इंडो पैसिफिक का एक नेटो बना रहा है। 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। डू चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर मोटिवेशनल पॉडकास्ट। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय बोथ चैनल्स एंड मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को शेयर करें, राइट, एवरीवन, राइट। कोई 1-2 स्टूडेंट्स, आई नो फ्यू स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर रोज शेयर करते हैं, बट लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, इफ यू जेन्युइनली लव दिस सीरीज, अगर आपको ये सीरीज पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहे लंबे समय तक, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी ग्रोथ, राइट। आपके मैसेजेस, आपके लाइक्स, ये सारी चीज़ें जब देखता हूँ तो मुझे यही कॉन्फिडेंस आता है कि ये सीरीज जो है इट इज़ गुड क्वालिटी डिस्कशन यहाँ पर होती है, इसलिए 100% लाइक का रेशियो है, 100%। आप चाहे तो मैं आपको ये आंकड़े भी दिखा सकता हूँ यूट्यूब के एनालिटिक्स, कि अगर आप 30 वीडियो को देखेंगे तो 30 वीडियोस में से 29 वीडियोस में आपको 100% लाइक्स मिलेगी। कमेंट्स तो ओपन ही आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी वर्ड ऑफ माउथ और शेयरिंग जो है जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए इफ़ यू जेन्युइनली लाइक, राइट। अगर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, राइट। दूसरे अच्छे एजुकेटर्स भी हैं, ये और ये रियलिटी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आई एम द बेस्ट, राइट। ये बेस्ट वाली चीज़ जो है इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, आपका लेवल क्या है, यू नो। तो सभी स्टूडेंट के लिए मीन्स ये चॉइस आपकी भी है कि आपको कोई अलग ऐसे टीचर्स होते हैं तो उनकी स्टाइल आपको ज़्यादा पसंद है, उनकी पढ़ाने की स्टाइल, उनके एग्जाम्पल्स देने की स्टाइल, तो यू नो दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली कूल। और यही रियलिटी है, इसमें ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर जेन्युइनली आपको ये सीरीज़ पसंद है तो फिर आप एक आदत ही डाल लीजिए कि आप इसको हर रोज़ शेयर कीजिए। थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो दिस कैन ग्रो टू ए नेक्स्ट लेवल। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, अपना रिव्यू और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर टॉपिक्स। कल जो मैंने वीडियोस अपलोड किए, क्या आपने वो देखे? नहीं देखे हैं देन डू चेक देम आउट टुडे इटसेल्फ। और आज भी कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आने वाला हूँ, एंड देन लेटर ऑन वी विल गो थ्रू फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। एनीवे, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।